चलिए, प्राचीन दर्शन के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से यानी सूत्र 2.4.11 के इस विस्तृत विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। प्राचीन भारत में विद्वानों के बीच के शास्त्रार्थ कोई आम बातचीत नहीं, बल्कि तीखे तर्कों के महासंग्राम होते थे। आज हम शाबर भाष्य, तंत्र वार्तिक और न्याय सुधा जैसे महान ग्रंथों के हवाले से देखेंगे कि कैसे हमारे प्राचीन दार्शनिक लॉजिक और फैलेसी की गहराइयों को नापते थे। तो बिना समय गवाए इस शानदार बौद्धिक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस एक बहुत ही गहरे विरोधाभास पर गौर करें। क्या महज एक ही नाम होने से दो बिल्कुल अलग अलग कार्य एक हो जाते हैं? ये सुनने में कोई मामूली पहेली लग सकती है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक संकट है। सोचकर देखिए, अगर किसी चीज का नाम उसके मूल स्वभाव को तय करने लगे तो क्या भाषा में थोड़ी सी भी समानता पूरी वास्तविकता को पलट सकती है? सूत्र 2.4.11 ठीक इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करता है, जो वर्गीकरण की हमारी पूरी समझ को चुनौती दे डालता है। तो सबसे पहले आते हैं हमारी मूल दुविधा पर। क्या नामकरण से किसी चीज की प्रकृति तय होती है? इस पूरी बहस के दाव को समझने के लिए शाबर भाष्य में मौजूद एक बहुत ही शानदार तार्किक जाल को देखना होगा। प्राचीन मीमांसा दर्शन में अनुष्ठानों और उनके नामों को लेकर नियम बहुत सख्त थे। यहाँ बाईं ओर विरोधी का दावा है कि अगर नामों में अंतर है तो कार्य भी अलग होने चाहिए। पहली नज़र में ये बिल्कुल तार्किक लगता है ना? लेकिन दाईं ओर देखिए, सूत्रकार इस तर्क को कैसे पलटते हैं। उनका प्रतिवाद है कि अगर ये नियम सच है तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। मतलब अगर नाम समान है तो कार्य भी समान होने चाहिए। ये कोई आम असहमति नहीं है, बल्कि विरोधी को उसी के बिछाए जाल में फंसाने की एक अचूक रणनीति है। और ये अमूर्त सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करता है, इसे इन अनुष्ठानों के उदाहरण से समझते हैं। अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास और ज्योतिष्टोम, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग अनुष्ठान हैं। इनकी विधियां, इनका समय, सब कुछ एकदम भिन्न है। लेकिन चूंकि इन सभी का अध्ययन एक ही शाखा में होता है, इसलिए इन्हें सामूहिक रूप से काठक नाम दे दिया जाता है। अब सूत्र का तर्क ये है कि अगर विरोधी की बात मान लें कि नाम ही सब कुछ है, तो महज काठक नाम साझा करने की वजह से ये तीनों अलग अलग अनुष्ठान एक ही बन जाएंगे। जाहिर है ये बात पूरी तरह से बेतुकी है, और यहीं विरोधी का तर्क ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और इसके साथ ही हम आते हैं अगले पड़ाव पर, जहां तार्किक जाल बिछाकर विरोधी को मजबूर किया जाता है। अभी हमने जो बेतुकापन देखा वो अचानक नहीं आया, बल्कि एक सोचे समझे तार्किक जाल का हिस्सा था। इसे समझने के लिए पूर्व पक्ष को जानना बहुत जरूरी है। प्राचीन शास्त्रार्थ की ये एक बहुत ही सुंदर परंपरा रही है कि किसी भी विचार का खंडन करने से पहले विरोधी के तर्क को पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही पूर्व पक्ष कहते हैं। यहां हमारा पूर्व पक्ष ये दावा है कि नाम में भिन्नता का मतलब है कार्य में भिन्नता। सूत्रकार इसी शुरुआती दावे को आधार बनाकर अपना जाल बुनते हैं, क्योंकि पूर्व पक्ष कोई अंतिम सत्य नहीं, बल्कि परीक्षण के लिए रखा गया एक विचार होता है। तंत्र वार्तिक टिप्पणी के अनुसार सूत्र यहां केवल असहमति नहीं जता रहा, बल्कि विरोधी को मात देने के लिए जानबूझकर एक तार्किक भ्रांति यानी एक लॉजिकल फैलेसी का इस्तेमाल कर रहा है। इसे अर्थापत्ति समझाती कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सूत्रकार ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अग्निहोत्र और ज्योतिष्टोम एक ही हैं। वे तो बस जानबूझकर एक गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं ताकि विरोधी को आईना दिखाया जा सके कि उसका मूल तर्क कितना खोखला है। ये एकदम वैसा ही है जैसे किसी से कहना, देखिए आपका तर्क हमें इस हास्यास्पद स्थिति तक ले जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस भ्रांति की पहचान करते हुए इस जाल की कार्यप्रणाली को गहराई से समझते हैं। इस बचाव के जानबूझकर त्रुटिपूर्ण होने का ये एहसास हमें बहस के नियमों के एक मेटा विश्लेषण की ओर ले जाता है। इन 3 चरणों पर गौर करते हैं। पहले चरण में विरोधी अपना नियम रखता है कि अलग नामों का मतलब अलग अनुष्ठान है। दूसरे चरण में सूत्र उसी नियम के आधार पर यह मान लेता है कि फिर समान नामों का मतलब भी समान अनुष्ठान होना चाहिए। और तीसरे चरण में यह फंदा पूरी तरह कस जाता है। निष्कर्ष इतना चरम और अव्यवहारिक निकलता है कि विरोधी को अपना ही मूल नियम वापस लेना पड़ता है। तर्कशास्त्र की दुनिया में इसे रिडक्टियो एड अब्सर्डम के समान एक बेहद खूबसूरत तार्किक चाल माना जा सकता है। न्याय सुधा ग्रंथ में बताया गया है कि ये विशिष्ट प्रतिवाद उस प्राचीन तर्क प्रणाली में मान्यता प्राप्त 24 अलग अलग प्रकार की जाति यानी भ्रामक उत्तरों में से केवल एक है। जरा इस संख्या 24 पर विचार करें।
ये साफ दिखाता है कि हमारे प्राचीन विचारकों ने सिर्फ सही तर्कों का ही वर्गीकरण नहीं किया, बल्कि हर तरह के छल, भ्रांति और अनुचित तर्कों का भी बाल की खाल निकालकर अध्ययन किया था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि बौद्धिक युद्ध के मैदान में कौन कौन से भ्रामक हथियार चल सकते हैं और उनसे कैसे निपटना है। यहीं से हमारा विश्लेषण अपने अगले और सबसे अहम हिस्से में प्रवेश करता है, खामियों से खामियों का मुकाबला और बहस का अंतिम नियम। तर्क और भ्रांति के इस खेल में एक बहुत बड़ा नैतिक प्रश्न खड़ा होता है। क्या एक गलत तर्क को काटने के लिए दूसरे गलत तर्क का सहारा लेना सही है? न्यायसूधा में इसके लिए एक बहुत ही शानदार कहावत दी गई है, यादृशो यक्षः तादृशो बलि है, यानी जैसा यक्ष वैसी बलि। जिस तरह के दानव को शांत करना हो, बलि भी उसी के स्तर की देनी होती है। इस संदर्भ में इसका सीधा सा मतलब है कि अगर विरोधी जानबूझकर बेतुके या अमान्य तर्क ला रहा है तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना पूरी तरह से उचित है। सरल शब्दों में कहें तो कभी-कभी जहर को जहर से ही काटना पड़ता है। हालांकि प्राचीन ग्रंथ और हमारे टिप्पणीकार पूरी निष्पक्षता से इस मुद्दे पर मौजूद मतभेदों को भी सामने रखते हैं। यहाँ दो स्पष्ट दृष्टिकोण हैं। दृष्टिकोण ए, जिसे कुछ विद्वान मानते हैं, कहता है कि दुष्ट पूर्व पक्ष के सामने भ्रामक उत्तर देना बिल्कुल जायज है, वही जैसा यक्ष वैसी बलि वाली बात। लेकिन दृष्टिकोण बी, जो बृहट्टिका जैसी सख्त नियम पुस्तकों पर आधारित है, यह तर्क देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी भ्रांतियों या छलावे के स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। अगर गलत तर्क का जवाब गलत तर्क से दिया जाएगा तो दोष के भागीदार बनना तय है, क्योंकि ज्ञान की खोज में साधनों की पवित्रता भी उतनी ही जरूरी है जितना कि लक्ष्य। और यही बात हमें बहस के नैतिकता से जुड़े एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर खड़ी कर देती है। सत्य के इस पूरी खोज में क्या एक बुरे तर्क को दूसरे बुरे तर्क से हराना कभी भी सही ठहराया जा सकता है? आज के दौर की टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया की बहसों को देखते हुए ये दुविधा और भी प्रासंगिक हो जाती है। क्या विरोधियों की खामियों को उजागर करने के लिए उनके स्तर पर उतरना चाहिए या फिर तार्किक शुद्धता का ऊंचा मार्ग अपनाना चाहिए? प्राचीन सूत्र 2.4.11 कोई एक अंतिम फैसला नहीं सुनाता, बल्कि ये विचार करने के लिए बेहतरीन उपकरण सौंपता है। ये सवाल यकीनन अगली बार किसी भी बहस को देखने या उसमें हिस्सा लेने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा।